राम राम भाइयों। इसके पहले वीडियो में हमने देखा था कि प्रेजेंट टेंस क्या होते हैं, प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार होते हैं। प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं और चारों प्रकार उसके देखे थे, उसको अच्छे से समझे थे। अब आज देखते हैं पास्ट टेंस क्या होता है और पास्ट टेंस में कितने प्रकार होते हैं। तो आपको बताया था कि पास्ट टेंस में भी 4 ही प्रकार होते हैं और फ्यूचर टेंस में भी 4 ही प्रकार होते हैं। बस उसमें पास्ट में था आ जाता है और प्रेजेंट जो रहता था उसमें है रहता था, मतलब वो वर्तमान का बताता था और ये भूतकाल का बताएगा, मतलब बीते हुए समय का बताएगा। और फ्यूचर टेंस इसके बाद हम देखेंगे तो उसमें आने वाली चीजें होंगी, उसके बारे में पता लोग समझेंगे। तो पास्ट टेंस पहले देखते हैं कि पास्ट टेंस क्या होता है। तो पास्ट टेंस जो बीते हुए समय को बताता है वो पास्ट टेंस कहलाता है। तो पास्ट टेंस के 4 प्रकार होते हैं, जिसमें से पहला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की क्या पहचान होती है? तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है कि वाक्य के अंत में अगर था के पहले अगर ता ते ती ऐसे शब्द आते हैं तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर ये ता कब आएगा? क्रिया के अंत में ता आएगा। जैसे वो काम करता है, वह जाता है, वह पढ़ता है और रोता है, जाता है, ये सब जो भी आए अगर क्रिया के अंत में ही ता आता है तो उसके बाद ता के बाद था आता है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। तो आइए इसको एक रूल बनाते हैं और उसके हिसाब से टेंस को लिखते हैं और टेंस को बनाते हैं। तो पहले उसका रूल लिख लेते हैं। इसका रूल क्या होता है कि सब्जेक्ट सब्जेक्ट बताए थे कर्ता होता है, सब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्ता। सब्जेक्ट प्लस V2 मतलब वर्ब का दूसरा फॉर्म V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये यही 3 होता है। ये बहुत ही आसान है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बहुत ही आसान है। इसको कैसे बनाएंगे आइए इसका एक एग्जांपल लिखते हैं। इसका एक एग्जांपल लिखते हैं, जैसे राम विज्ञान पढ़ता था। ये पढ़ता था। तो इसमें राम क्या है? सब्जेक्ट है। विज्ञान क्या है? ऑब्जेक्ट है। पढ़ना क्या है? वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब है। तो इसमें क्या देखें, पहले सब्जेक्ट लिखना है तो सब्जेक्ट पहले लिख लेते हैं। सब्जेक्ट क्या है? राम है तो सब्जेक्ट को लिखते हैं राम। और इसके बाद क्या लिखना है? V2 मतलब वर्ब का दूसरा फॉर्म। पढ़ना का क्या होता है? दूसरा फॉर्म रीड ही होता है, बस उसको रेड पढ़ते हैं तो उसका लिखते हैं READ। रीड मतलब पढ़ना। और ऑब्जेक्ट क्या है? इसमें ऑब्जेक्ट विज्ञान है ना, तो राम रीड साइंस। है ना आसान? बहुत ही आसान है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी ऐसे ही बनाते थे तो ये लग नहीं रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है। इसके लिए क्या किया है कि इसको थर्ड सेकंड फॉर्म लिखे है तो रीड लिखे है। रीड सेकंड फॉर्म भी होता है और थर्ड फॉर्म भी रीड ही होता है रीड का। तो इसको कैसे हम समझेंगे? तो इसको पढ़ने में हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे। तो कैसे? राम रीड साइंस, राम रीड साइंस होता था प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है ना, तो इसमें राम रेड साइंस, इसको पढ़ेंगे बस रेड लिखेंगे, वही लिखा है तो कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ेंगे उसको रेड, इसको रेड पढ़ेंगे। तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट का एक एग्जांपल। और आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एक एग्जांपल है कि जैसे राम घर जाता था, राम घर जाता था। तो ये क्या है? प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट है ना, तो इस पास्ट इंडेफिनिट है, इसको इससे इसके अनुसार हम लोग चेंज करेंगे।
इंग्लिश इसका लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो सब्जेक्ट कौन है, राम है, तो राम लिखेंगे पहले। और उसके बाद क्या लिखना है, वर्ब का दूसरा फॉर्म। तो वर्ब कौन सा है, ये वर्ब है, जाना क्रिया है, तो इसको क्या लिखेंगे, गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट, तो इसको हम लिखते हैं वेंट। अब V2 हो गया, मतलब वर्ब का दूसरा फॉर्म हो गया। और उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, घर, घर ऑब्जेक्ट है, और ये दूसरा फॉर्म है, ये सब्जेक्ट है। तो ये हो गया राम, वेंट वर्ब का दूसरा फॉर्म, और ऑब्जेक्ट क्या है, घर। तो घर को क्या लिखते हैं, होम। तो हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट। तो ये दो है, दो हमने देखा, पास्ट इंडेफिनिट में दो हमने उदाहरण देखे। तो इसमें क्या होता है कि सामान्यतः पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब का दूसरा फॉर्म लिखते हैं, वर्ब लिखते हैं उसमें दूसरा फॉर्म जोड़ देते हैं। इसका मतलब है, मान लीजिए गो का क्या होता है, दूसरा फॉर्म गोन, वेंट होता है, और तीसरा फॉर्म गोन होता है। तो इसमें सेकंड फॉर्म लिखना है तो वेंट लिखेंगे, और होम ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो ये आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे बनाते हैं, देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्या पहचान होती है और इसको कैसे बनाते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को। तो वाक्य के अंत में अगर था के पहले रहा, रही, रहे, ये सब आता है, मतलब कंटिन्यू मतलब जारी होता है। तो पास्ट में मतलब भूतकाल में जारी रहा होगा, रहा था, ऐसा शब्द आए तो ये होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक एग्जांपल लिखते हैं और उसको बनाते हैं। पहले उसका रूल लिखते हैं कि उसका रूल क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का बनाने का रूल क्या है। तो रूल के अनुसार हम उसके टेंस को बनाएंगे। तो इसका रूल लिखते हैं, तो इसका रूल क्या होता है, उसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वाज, वेयर प्लस V4। V4 मतलब वर्ब में ing जोड़ देंगे, V4 हो जाएगा। और V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन होता है, कर्ता, कर्म, कर्म को ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इसमें ये सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट वे है, ये क्या है, सब्जेक्ट, यही ना जा रहे हैं तो कर्ता यही ना है, तो ये सब्जेक्ट है कर्ता। और विद्यालय जा रहे हैं, उसके बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट के बाद लिखना है वाज या वेयर, वाज या फिर वेयर, इन दोनों में से एक को लिखना है। तो इसको कैसे लिखते हैं, किसके अनुसार इसमें से लिखते हैं। तो अगर उस सेंटेंस में अगर जिसकी बात कर रही किया जा रहा हो, कर्ता के बारे में बात किया जा रहा है कि वे लोग स्कूल जाते हैं, तो जा रहे हैं, तो कर्ता कितने हैं, कर्ता एक है या फिर बहुत से है। तो कर्ता वे मतलब बहुत से है, एक एक की बात नहीं हो रही है, तो ये बहुत से है, तो बहुत से के लिए वेयर लगाएंगे। और एक व्यक्ति होगा तो उसके लिए वाज लगाएंगे। एक वचन के लिए वाज लगाते हैं और बहुवचन के लिए वेयर लगाते हैं। तो इसमें क्या लगाएंगे, ये बहुवचन है तो इसलिए इसमें वेयर लगाएंगे। और उसके बाद V4 लिखेंगे। V4 वही होता है वर्ब में ing जोड़ देंगे प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, विद्यालय, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, विद्यालय, कर्म ये है विद्यालय। और जाना है क्रिया, जाना क्या है, क्रिया है, तो वो है V4। V4 मतलब वर्ब का चौथा फॉर्म। और इस ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब उसको कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब का हिंदी मतलब होता है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया मतलब जो सेंटेंस को बनाने में सहायता करे। और मतलब कौन सहायता करता है थे, तो मतलब जा रहे थे, तो ये है हेल्पिंग वर्ब वाज और वेयर। और हम इज आर एम लगाते हैं तो वो उसमें हेल्पिंग वर्ब इज आर एम। और अगर हम फ्यूचर में देखेंगे तो उसमें विल और शैल आएगा, तो उसमें
हेल्पिंग वर्ब होगा सेल या फिर विद, और इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब वाज और वेयर, इसको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो इस हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक रहेगा तो वेयर रहेगा, क्योंकि बहुवचन है। तो इसको बनाते हैं हम, कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, वे है, तो इसके लिए दे लिखेंगे, तो वे, और वाज वेयर में कोई एक लिखना है तो वेयर लिखेंगे, दे वेयर। उसके बाद क्या लिखना है, वर्ब का चौथा फॉर्म, वर्ब का चौथा फॉर्म क्या है, गो। गो, गो में हम लोग आईएनजी जोड़ देंगे, तो गो में आईएनजी जोड़ देते हैं, क्या हो गया हमारा कि दे वेयर गोइंग। अब ये हो गया, अब क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, विद्यालय, विद्यालय को लिखते हैं गोइंग। और आपको हमेशा याद रखना होगा कि गो के साथ हमेशा टू लगता है। गो अगर आ जाए सेंटेंस में तो उसके बाद गो के तुरंत बाद हम लोग टू लगाते हैं, नहीं तो वो गलत हो जाए। तो गोइंग टू स्कूल, विद्यालय का इंग्लिश होता है स्कूल, SCHOOL, SCHOOL। ये अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल देखते हैं, उसके अनुसार उसका एक एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल को हम लोग बनाएंगे। तो हम लोग लेते हैं, पहले इसका रूल लिख लेते हैं। इसका रूल क्या होता है, तो इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो और भी आसान है, ये पास्ट इंडेफिनिट जैसा ये भी आसान है, बस इसमें वर्ब का दूसरा फॉर्म लग रहा था, इसमें वर्ब का तीसरा फॉर्म लगेगा। तो इसको अब बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, तो पहले एक एग्जांपल लिख लेते हैं। अब इसमें क्या देखेंगे, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें कौन सा है, तो सब्जेक्ट राजा है। और खाना कौन सा है, खाना क्या है, ये है ऑब्जेक्ट, क्योंकि जिसके बारे में बात हो रही होती है और जिसके द्वारा हो रही होती है वो होता है, वो राजा है इसमें, तो वो है सब्जेक्ट। इसमें खाना क्या है, ऑब्जेक्ट। कर्म है, ये कर्म है खाना, ये क्या है, कर्ता, करने वाला ये है, और एक कर्म है। और ये खा चुका था, खाना, खाना क्या है, ये वाला खाना क्या है, तो ये है वर्ब है। तो वर्ब का तीसरा फॉर्म लिखेंगे, क्योंकि हम पास्ट परफेक्ट टेंस बना रहे हैं, तो वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है, तो वर्ब का तीसरा फॉर्म लिखेंगे। तो और उसके बाद चुका था, खा चुका था, ये क्या है, इसका हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो इसमें केवल सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो पहले सब्जेक्ट इसका लिखते हैं, सब्जेक्ट कौन सा है, तो राजा, तो किंग लिख देंगे, किंग। अब इसका क्या लिखेंगे, अब वर्ब लिखेंगे, तो वर्ब का तीसरा फॉर्म लिखेंगे। तो खाना क्या होता है, खाना क्या होता है, ईटेन होता है, थर्ड फॉर्म ईटेन होता है, तो ईटेन लिखते हैं, EATEN, ईटेन। अब क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो इसमें ऑब्जेक्ट खाना है, तो ईटेन फूड। ये लोग घर जा चुके थे, घर जा चुके थे। तो इसका इंग्लिश बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, इसमें ये लोग सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को पहले लिखते हैं, तो ये का इंग्लिश होता है दीज, दीज होता है। तो उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म लिखेंगे, तो जाना का तीसरा फॉर्म होता है गो, दूसरा फॉर्म होता था वेंट, तीसरा फॉर्म होता है गोन। तो आपको ये फर्स्ट फॉर्म तो आपको याद करना ही नहीं है, क्योंकि वर्ब वर्ब का जो इंग्लिश होता है वही लिख देंगे, वो फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। और लेकिन वर्ब का सेकेंड फॉर्म और वर्ब का तीसरा फॉर्म ये आपको याद रखना पड़ेगा, सभी क्रियाओं का। तो इस पर लिखते हैं, इसका गो का क्या होता है, गोन होता है, तो दीज गोन, दीज कौन। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, एट होम, क्या है ऑब्जेक्ट, घर ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए लिखते हैं एट
होम। एट इसलिए लगाते हैं क्योंकि होम के पहले हम लोग एट ही लगाते हैं, तभी सेंटेंस सही होता है। कहीं जा रहे हैं तो मतलब हम उस पर जा रहे हैं, तो घर की ओर जा रहे हैं, घर पर जा रहे हैं, अपने घर पर जा रहे हैं, इसीलिए एट लगाते हैं। तो ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का दो एग्जांपल हम देख लिए। अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इस टेंस की क्या पहचान होती है? तो इस टेंस की यही पहचान होती है कि कोई कार्य अतीत में चालू हुआ था, मतलब पहले का चालू हुआ था और अतीत में खत्म हो गया, मतलब चालू होने के बाद खत्म हुआ और उसकी बात को कही जाती है। जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि राम सुबह से पढ़ रहा था, मतलब वो सुबह से पढ़ रहा था और बाद में वो खत्म हुआ, मतलब वो पहले से चालू किया था। और मतलब इसका मतलब यह है कि रहा था कि पहले समय दिया हुआ है कि मतलब वो कब से क्या कर रहा है, तो सुबह से कर रहा है। और कहेंगे कि वो 2 घंटे से पढ़ रहा था, तो इसका मतलब है कि उसको पहले का समय दिया हुआ, तो वो 2 घंटे से ही पढ़ रहा था। तो इसका मतलब है कि रहा था रही थे के पहले समय दिया होगा। और या फिर यह कहें कि कोई कार्य अतीत में चालू हुआ था और अतीत में खत्म हो गया, और मतलब इसका मतलब यह है कि पहले का चालू हुआ कार्य समाप्त हुआ बाद में, तो इसको कहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसका रूल देखते हैं क्या होता है। तो इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वी फोर प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका ये रूल होता है। तो इसके अनुसार हम लोग एक बनाते हैं सेंटेंस। सेंटेंस इसका क्या बनेगा, एक हम लोग बनाते हैं, मान लीजिए लिखते हैं राम सुबह से पढ़ रहा था। राम सुबह से पढ़ रहा था। तो ये क्या है, ये इसको हम लोग देख के बता सकते हैं कि ये पास्ट टेंस में है। और पास्ट टेंस का कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, क्योंकि इसमें पहले का समय दिया हुआ है और अभी भी हो रहा था, मतलब बाद तक भी हो रहा था। तो इसको देखकर हम बता देंगे कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। और इसमें था की जगह पर है लगाते हैं तो क्या हो जाता, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता। तो ये क्या है, था है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो इसका एक एग्जाम्पल लिखे है ये। अब इसको इंग्लिश में कैसे अनुवाद कैसे करते हैं, तो इसको हम देखते हैं इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। तो इसका आप पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट है राम, राम सब्जेक्ट है। उसके बाद क्या लिखना है, हैड बीन। तो हैड बीन लिख लेते हैं, हैड बीन। उसके बाद क्या लिखना है, वी फोर। वी फोर कौन है, पढ़ रहा है, बताइए क्रिया। तो इसमें आईएनजी लगा लेंगे तो रीडिंग हो जाएगा। ये हमारा रीडिंग हो जाएगा। और इसके बाद क्या लिखना है, वर्ब के बाद सिंस या फॉर। तो सिंस या फॉर कब लगाते हैं, आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बताए थे कि निश्चित समय के लिए हम लोग फॉर लगाते हैं और अनिश्चित के लिए सिंस लगाते हैं। तो ये सुबह से पढ़ रहा था। अब सुबह में कब से पढ़ रहा था, टाइम तो नहीं दिया हुआ कि इसी वजह से इस टाइम से ही पढ़ रहा था। अब सुबह में 4 बजे से भी पढ़ रहा हो सकता है, या फिर 6 बजे से भी हो सकता है, 8 बजे से भी हो सकता है, या फिर 3 ही बजे से हो सकता है। तो इसमें समय इसका कोई फिक्स नहीं है, अनिश्चित है, निश्चित नहीं है। तो इसके लिए तो हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, क्योंकि ये अनिश्चित है। अनिश्चित के लिए सिंस लगाते हैं, तो हम लोग सिंस लिख लेते हैं। तो उसके बाद सिंस या फॉर में से एक लिखना था तो हमने सिंस लिख दिया। और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, सुबह। तो इसमें सुबह का इंग्लिश लिख देते हैं। तो सुबह का इंग्लिश मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। तो हमारा ये सेंटेंस, हमारा ये टेंस कंप्लीट हुआ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। इसमें आपको बताएं पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बीन प्लस बिफोर और चौथा फॉर्म प्लस सिंस या फॉर में से कोई एक प्लस ऑब्जेक्ट, ये लिखते हैं। और उसके अनुसार हम लोग इसका एग्जाम्पल लिखे कि राम सुबह से पढ़ रहा था। और इसका इंग्लिश होता है राम हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, क्योंकि ये अनिश्चित है, सुबह है तो अनिश्चित है, तो अनिश्चित के लिए सिंस लगाए, उसके बाद मॉर्निंग ऑब्जेक्ट। तो हमारा ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस समाप्त हुआ। आइए अब देखते हैं फ्यूचर। फ्यूचर टेंस क्या होता है। और फ्यूचर टेंस में सबसे पहले हम देखेंगे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस
हाँ क्या हो बोलो। चलो 10 मिनट में आता नहीं। फ्यूचर टेंस में देखेंगे सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में पहले हम देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस सबसे पहले हम देखेंगे इसके रूल, इसमें क्या रूल लगता है। तो इसमें वाक्य के अंत में गा गे घी ऐसे शब्द आते हैं तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। और इसके एक उदाहरण लिखते हैं पहले, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे वह गाना गाएगी, वह गाना गाएगी। तो इसमें इसका हम लोग बनाएंगे तो इसका रूल क्या होता है। रूल हम लोग लिख देते हैं पहले। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस ऑब्जेक्ट। पहले हम लिखते हैं V1 मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका इंग्लिश लिखते हैं, कैसे लिखेंगे। तो उस पर सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, वह गाएगी, तो वो मतलब वो स्त्री है। स्त्री के लिए हम लोग सी प्रयोग करेंगे, तो सी। अब विल का प्रयोग करते हैं और शैल का प्रयोग करते हैं। तो विल शैल किस लिए प्रयोग करते हैं पहले ये जान लेते हैं, और ये कब प्रयोग करते हैं ये इसका ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। शैल अपने लिए या फिर अपने के लिए या फिर हम लोग या फिर मैं, मतलब फर्स्ट पर्सन के लिए अगर हम लोग प्रयोग करेंगे तो शैल प्रयोग करेंगे। और फर्स्ट पर्सन के अलावा सेकेंड थर्ड पर्सन के लिए अगर प्रयोग करेंगे तो विल प्रयोग करेंगे। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है। तो फर्स्ट पर्सन खुद को कहते हैं, मतलब वी मतलब हम लोग, और आई मतलब हम लोग, मतलब मैं, तो मतलब वो फर्स्ट पर्सन हो गया। तुम सेकेंड पर्सन हो गए। जो कहता है वो है फर्स्ट पर्सन, जो वाक्य में कहने वाला होता है वो होता है फर्स्ट पर्सन, और जो सुनने वाला होता है वो होता है सेकेंड पर्सन। जैसे यू होता है सेकेंड पर्सन, और थर्ड पर्सन कौन होता है, जैसे ही मतलब वह। अब मान लीजिए हम किसी से बात कर रहे हैं और किसी दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं, वो इधर यहाँ पर नहीं है, तो वो थर्ड पर्सन हो गया, वो तीसरा आदमी है। ठीक है, तो वो उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है लेकिन वो यहाँ पर नहीं है, तो वो थर्ड पर्सन हो गया। तो फर्स्ट पर्सन केवल फर्स्ट पर्सन के लिए ही शैल का प्रयोग करते हैं, और विल फर्स्ट पर्सन को छोड़कर सेकेंड और थर्ड पर्सन के लिए विल प्रयोग करते हैं। तो ये क्या है, वह है थर्ड पर्सन है, वह थर्ड पर्सन है, क्योंकि आई वी ये फर्स्ट पर्सन होता है, यू सेकेंड होता है, और इन सबको छोड़कर अब कुछ भी आए तो वो होता है थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के लिए हम बताएं कि विल लगेगा, तो विल लिखते हैं पर, तब इसमें विल लिख देते हैं। तो विल या शैल में से एक लिखना था तो विल लिख दिया। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब गाना गाएगी, तो मतलब गाना तो हो गया कर्म, गाना गाएगी हो गया हमारा क्रिया, वर्ब हो गया हमारा गाएगी, ये हो गया वर्ब, ये वर्ब हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया। तो गाना गाएगी क्या होता है, सिंगिंग होता है। तो इसको लिखते हैं सिंग मतलब गाना होता है, और गाना गाएगी तो सॉन्ग। कभी भी हम जब हम लिखते हैं गाना तो सिंग अ सॉन्ग ही लिखते हैं और कुछ नहीं, और बीच में और लगाएंगे तभी सही होगा। तो ये हो गया हमारा सिंग अ सॉन्ग, सी विल सिंग अ सॉन्ग, वह गाना गाएगी। और इसका रूल क्या था, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मतलब वर्ब जो होगा वैसे ही लिख देंगे। और उसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें है,
सॉन्ग मतलब गाना, गाना गाएगी, गाएगी हो गया वर्ब, और गाना हो गया हमारा कर्म, कर्म हो गया, ये कर्ता हो गया। एक एक और टेंस बनाते हैं जिसमें हम लोग शैल का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं लिखूंगा, यार हम लोग फ्यूचर के लिए बना रहे हैं तो हम लोग फ्यूचर में ही लिखेंगे, तो मैं लिखूंगा, तो ये हो गया। इसमें क्या लिखेंगे, इसका अगर इंग्लिश बनाऊं, इंग्लिश अगर हम लिखते हैं तो क्या लिखूंगा, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के लिए क्या लगाते हैं, शैल लगाते हैं, आई शैल, आई शैल। लिखना का क्या होता है, राइट, आई शैल राइट, हमारा ये हो गया। तो हमने इससे विल और शैल दोनों का प्रयोग देखा। अब हम लोग देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की परिभाषा। तो इसकी परिभाषा है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस में वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगे, रही होंगी और रहे होंगे, ये सब वर्ड आते हैं तो होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में रहा होगा, रहे होंगे और रही होगी, ऐसे शब्द आते हैं तो वो होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए इसका पहले एक रूल लिखते हैं, इसका पहले रूल लिख देते हैं। तो इसका रूल क्या होगा, इसका रूल होगा कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, विल प्लस बी, बी लिखेंगे, उसके बाद B4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका रूल ये होगा। तो इसका रूल के अनुसार एक सेंटेंस लिखते हैं, जैसे हम लोग तो खाना बना रहे होंगे, खाना बना रहे होंगे, तो इसका इंग्लिश हम लिखेंगे वो लोग खाना बना रहे होंगे। उसके बाद इसका इंग्लिश लिखते हैं, तो इसका इंग्लिश कैसे होगा, इसी रूल के अनुसार हम लोग इसको बनाएंगे। तो इसमें सब्जेक्ट है हम लोग, तो हम लोग का इंग्लिश लिख देते हैं वी, और सब्जेक्ट के बाद शैल या विल लगाना है तो कौन सा लगाएंगे, हम लोग फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के अनुसार इसको शैल लिखेंगे, SHALL शैल लिखेंगे। उसके बाद डी लिखेंगे, तो बी को हम लोग लिख लेते हैं, और उसके बाद V4 मतलब वर्ब का चौथा फॉर्म, ING जोड़ेंगे क्रिया में। तो बना रहे होंगे, तो बनाना, बनाना का मेक होता है, तो उसमें ING जोड़ देंगे तो मेकिंग हो जाएगा, तो इसमें मेकिंग हो जाएगा। अब हम लोग मेकिंग, अब ये हो गया हमारा वर्ब का चौथा फॉर्म। अब ये लास्ट बचा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट इसमें कर्म का है, क्या है, खाना, तो खाना कर्म है, तो मेकिंग फूड, फूड मतलब भोजन होता है, इसको खाना, इसको खाना भी कहते हैं। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस एक फ्यूचर कंटिन्यूअस का। तो हम लोग खाना बना रहे होंगे, वी शैल बी मेकिंग फूड, हम लोग खाना बना रहे होंगे। तो सब्जेक्ट इसमें हो गया वी, शैल या वी लगाना था तो हमने शैल लगाया क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है, तो प्लस बी लिख दिए, और मेकिंग वर्ब का चौथा फॉर्म मेकिंग और ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। और हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की क्या पहचान होती है, इसकी परिभाषा भी देखेंगे। तो इसकी परिभाषा होती है कि वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होंगी, ऐसे शब्द आते हैं तो वो होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और इसमें इसका रूल देखते हैं, इसका रूल क्या होता है कि इस रूल के अनुसार हम लोग बनाएंगे। तो इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या फिर विल प्लस क्या लिखेंगे, हैव प्लस, अब क्या लिखेंगे, अब आपको याद रखना होगा कि प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो, परफेक्ट में, परफेक्ट टेंस में हम लोग क्रिया का तीसरा फॉर्म लगाते हैं हमेशा। तो अब वो प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फिर फ्यूचर, सब में तीसरा ही फॉर्म लगाएंगे।
परफेक्ट टेंस में। तो वर्ब का तीसरा फॉर्म लगेगा, तो वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, हमारा हो गया ये ऑब्जेक्ट। तो इसके अनुसार एक हम लोग टेंस बनाते हैं, तो एक टेंस लिख देते हैं। उदाहरण में हम लोग लिख देते हैं, हम लोग एक टेंस लिखते हैं, वे लोग वे लोग वे लोग मंदिर जा चुके होंगे, मंदिर जा चुके होंगे। तो ये हमारा हो गया कौन सा टेंस है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो ये लोग मंदिर जा चुके होंगे, तो ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब इसका हम लोग हिंदी बनाते हैं, कैसे बनाएंगे? तो वे लोग का होता है दे, वे लोग का वे हो या फिर वे लोग हो, दे ही लगाएंगे, ठीक है। तो अब इसके अनुसार हम लोग, वे क्या है, मतलब बहुत से लोग हैं और वो थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के अनुसार हम लोग विल या शैल लगाते हैं। तो इस थर्ड पर्सन के लिए विल लगता है, हम लोग विल लिख देते हैं, विल। और हैव लगाना है इसमें, हैव लिखेंगे, दे विल हैव। अब वर्ब का तीसरा फॉर्म लिखना है, तो जाना, जाना का तीसरा फॉर्म क्या होगा? तो जाना का तीसरा फॉर्म होता है गॉन, गॉन, दे विल हैव गॉन। ये हो गया हमारा, ये यहाँ तक वर्ब का तीसरा फॉर्म। अब ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? इसमें मंदिर ऑब्जेक्ट है, तो गोन टू टेम्पल हो जाएगा। आपको बताएं कि गो के साथ हमेशा टू लगता है, तो हम लोग यहाँ पर टू लगा दिए। तो दे विल हैव गॉन टू टेम्पल, इसके अनुसार ही हम इस टेंस को हम लोग बदलेंगे, इसके अनुसार। अगर ये नहीं रहेगा तो हमको किसी भी चीज को लगाने के लिए सूत्र की आवश्यकता होती है। तो मान लीजिए ये सूत्र है, ये रूल है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, तो ये उसका रूल है, उसके अनुसार हम लोग इस सेंटेंस को बनाए हैं। तो ये कौन सा सेंटेंस है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो इसमें आपने देखा कि चुका होगा, चुकी होंगी, ये शब्द आते हैं, तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। तो अब इसके अंदर हम लोग देखें कि इसका रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस शैल या है, शैल या फिर विल प्लस है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसके अनुसार हमने एक उदाहरण दिया और हमने बनाया, वे लोग मंदिर जा चुके होंगे। तो वे लोग हो गया हमारा, क्या हो गया? कर्ता, मतलब सब्जेक्ट हो गया। और विल, इन दोनों में से कोई लिखना है, विल, विल क्योंकि ये थर्ड पर्सन है इसलिए विल। और हैव इसमें है इसलिए रूल में है, तो यहाँ पर भी लिखेंगे। और गॉन, गॉन वर्ब का तीसरा फॉर्म है इसलिए गॉन लिखे हैं। और टू टेम्पल, टू हमेशा लगाते हैं वो के साथ, और टेम्पल ये है ऑब्जेक्ट, तो हम लोग ऑब्जेक्ट को लिख दिए। और भी कोई अगर शब्द होगा इसमें, इस सेंटेंस में, तो इसके बाद लिखेंगे। हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या परिभाषा होता है? तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जैसे ही और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जैसे ही परिभाषा होता है। जिस तरह उसमें बताए कि वह कार्य सुबह से कर रहा था, मतलब वो पहले से कार्य कर रहा था और बाद में तक कर रहा था, तो वही होता है इसमें भी। तो इसका पहले रूल लिख लेते हैं हम, उसके अनुसार हम लोग टेंस बनाएंगे। तो एक इसका रूल है, इसका रूल क्या है कि सब्जेक्ट प्लस शैल या फिर विल प्लस हैव बीन, इसमें बीन लगाएंगे, प्लस V4। अब कंटिन्यूअस में हमेशा V4 लगेगा। अब इसमें और क्या लिखेंगे? V4 के बाद सिंस या फिर फॉर, सिंस या फिर फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूल। इसका रूल ये है, इसके अनुसार ही हम लोग बनाएंगे इसका टेंस। तो उसका टेंस पहले लिख लेते हैं, उसका टेंस कोई एक लिख लेते हैं कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। तो इसका हम लोग इंग्लिश बनाते हैं, कैसे बनाएंगे? तो इसका हम लोग इंग्लिश बना लेते हैं,
तो सब्जेक्ट पहले लिखना है, तो सब्जेक्ट है ही, मतलब वह। अब शैल या विल हम देखेंगे कि ये फर्स्ट पर्सन है कि सेकंड पर्सन या फिर थर्ड पर्सन। तो ये थर्ड पर्सन है, इसके लिए विल लगाएंगे, इसके लिए विल लगाएंगे। उसके बाद क्या लगाना है, हैव बीन लिख लेते हैं, हैव बीन। अब इसके बाद क्या लिखना है, वर्ब का चौथा फॉर्म। तो वर्ब का चौथा फॉर्म रीडिंग हो जाएगा, तो रीडिंग हो जाएगा। अब सिंस या फॉर कोई लगाना है, निश्चित और अनिश्चित के लिए लगाते हैं। तो इसमें क्या लगाएंगे, ये निश्चित है, 2 घंटे से पढ़ रहा है। अगर हम 2 दिन बाद अगर यही बात का जिक्र करें तो वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, अब तो निश्चित नहीं कि कब 2 घंटे, कब से कब तक 2 घंटे से पढ़ रहा था। तो अब मान लीजिए उस दिन कहेंगे तो वो तो 2 घंटे से पढ़ रहा था, तो ये निश्चित नहीं है कि कब से कब तक पढ़ रहा था। और यहीं पर कहीं डेट होता कि वह 15 तारीख से नियमित पढ़ रहा है और 15 तारीख से पढ़ रहा है, तो ये तो फिक्स है, एक डेट फिक्स है, निश्चित है कि वह 15 तारीख से ही पढ़ रहा है। अब कभी भी हम बोलेंगे तो 15 तारीख से ही बोलेंगे, तो वो निश्चित होगा। लेकिन ये 2 घंटे अगर लिखा है तो ये निश्चित नहीं है कि, मतलब बाद में अगर इस बात को जिक्र करेंगे तो निश्चित नहीं है। तो ये हैव बीन रीडिंग। अब क्या है इसमें, अब लिखेंगे सिंस या फॉर। इसमें से क्या लिखेंगे, ये निश्चित नहीं, अनिश्चित है तो सिंस लिखेंगे, तो सिंस। अब इसमें 2 घंटे 2 o'clock हो जाएगा, ओ क्लॉक, 2 o'clock। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा ही विल हैव बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। तो इसका अगर 2 घंटे अगर दिया हुआ, 4 घंटे दिया हुआ, तो 4 o'clock लिख देंगे। और 6 घंटा दिया हुआ तो 6 o'clock लिख देंगे। तो ऐसे ही इसको लिख देंगे। तो इसका हम लोग देखें कि सब्जेक्ट प्लस शैल या फिर विल प्लस हैव बीन प्लस बिफोर प्लस सिंस या फिर फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। इसके अनुसार हमने एक सेंटेंस बनाया, टेंस बनाया। वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, ही विल हैव बीन, इसके अनुसार हम लोग लगा दिए। अब आपको ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही गया होगा। अब हम लोग अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर इसमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव शब्द आते हैं, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह आते हैं, तो उसके लिए क्या कैसे प्रयोग करेंगे। तो हम लोग तीनों पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों का देखेंगे अगले वीडियो में। और ये जितना भी आज बताया आपको, तो इसमें से आपको कुछ भी कोई टॉपिक अगर समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करना, हम रिप्लाई देंगे। और तब तक के लिए राम राम, मिलते हैं अगले वीडियो में।